तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि भारतीय नौसेना के द्वारा मिलन 24 अभ्यास ये किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा। तो आंसर होगा विशाखापत्तनम में। ये बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास है जिसका नाम है मिलन 24 मतलब हो गया 2024। ये 2024 में होगा, फरवरी के महीने में ये होगा, 19 से लेकर 27 फरवरी तक। कहाँ पे होगा? तो विशाखापत्तनम में होगा और इसमें 50 से अधिक देश हिस्सा लेंगे। और अभी भारतीय नौसेना के द्वारा इस मिलन 24 अभ्यास के लिए मिड प्लानिंग कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की गई विशाखापत्तनम में ही। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में भारत और किस देश के बीच हरिमऊ शक्ति 2023 अभ्यास का आयोजन किया गया। तो आंसर होगा मलेशिया। तो एक्सरसाइज का नाम क्या है? हरिमऊ शक्ति 2023। किन दो देशों के बीच में? भारत और मलेशिया के बीच में। और आयोजन कहां पे हुआ? ये भारत में हुआ। भारत में भी कहां पे? मेघालय के उमरोई में। और इसमें भारत की तरफ से राजपूत रेजिमेंट ने हिस्सा लिया। ये 3-4 चीजें आपको याद रखनी है। एक्सरसाइज का नाम किन दो देशों के बीच में होता है, इस बार कहां पे हुआ, और भारत की तरफ से इसमें राजपूत रेजिमेंट ने हिस्सा लिया। अच्छा, इसी से रिलेट करके 2-3 एक्सरसाइज आप और याद कर सकते हो। जैसे कि ये तो हो गया क्या? हरिमऊ शक्ति। आप कहोगे एक गरुड़ शक्ति भी होता है, आप कहोगे एक समुद्र शक्ति भी होता है। तो गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति ये भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। वैसे एक उदार शक्ति नाम का एक्सरसाइज भी हमने किया था पिछले साल 2022 में, वो भी भारत और मलेशिया के बीच में हुआ था। और एक गरुड़ एक्सरसाइज होता है, वो भारत और फ्रांस के बीच में होता है। और शक्ति नाम से एक एक्सरसाइज, वो भी भारत और फ्रांस के बीच में होता है। और एक मित्र शक्ति एक्सरसाइज भी याद रखो, ये भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। तो इस तरह से काफी मिलते जुलते एक्सरसाइज है, ये आप ध्यान में रखना, कंफ्यूज मत होना। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में अबू धाबी मास्टर्स 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता। तो आंसर होगा उन्नति हुड्डा ने। अच्छा, एक प्रश्न ऐसे भी बन सकता है एग्जाम में कि नाम दे देंगे आपको खिलाड़ी का कि उन्नति हुड्डा, बताओ इनका संबंध किस खेल से है। तो याद रखना बैडमिंटन से। और अभी इन्होंने यूनाइटेड अरब अमीरात में अबू धाबी मास्टर्स 2023 में वुमेन सिंगल का टाइटल जीत लिया है। यहाँ पे इन्होंने किसे हराया? तो इन्होंने भारतीय को ही हराया है, उनका नाम है सामिया इराद फारूकी को। अच्छा, वैसे मैं आपको बता दूं, पिछले साल आपने इनका नाम जरूर पढ़ा होगा अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे तो, क्योंकि ओडिशा ओपन में BWF टूर्नामेंट जीतने वाली ये सबसे कम उम्र की भारतीय बनी थी। तो इसीलिए उन्नति हुड्डा आपके लिए नया नाम नहीं है, ये याद रखना है आपको। फिर बताइए, अभी हाल ही में पैरा एशियन गेम्स 2023 में अवनी लखेरा ने गोल्ड जीता है, इनका संबंध किस खेल से है। तो आंसर होगा शूटिंग से, तीरंदाजी से। यहाँ हम बात कर रहे हैं एशियन पैरा गेम्स 2022 की। ये 2022 वाले ही हैं जो अभी 2023 में हो रहे हैं। कहाँ पे? चाइना के हांगझाओ में। कौन सा संस्करण है? चौथा संस्करण है। और इसमें उद्घाटन समारोह में जो भारतीय ध्वजवाहक हैं, फ्लैग बियरर, वो 2 खिलाड़ी हैं, पारुल परमार और अमित सरोह। पारुल परमार ये पैरा शटलर है, तो अमित सरोह ये पैरा क्लब थ्रोवर है। और इस बार का शुभंकर क्या है? मैस्कॉट फेई फेई है। और स्लोगन है दिल मिलते हैं सपने चमकते हैं। इसमें कितने भारतीय एथलीट हिस्सा ले रहे हैं? तो 313। और प्रश्न में अगर हमने देखा कि अवनी लखेरा ये एक शूटर हैं, ये राजस्थान की शूटर हैं, याद रखना। और अभी इन्होंने इसमें गोल्ड जीता है। और इनका नाम आपको जरूर याद होगा क्योंकि जो टोक्यो ओलंपिक 2020 हुए थे उसमें भी इन्होंने गोल्ड जीता था। और इस तरह से पैरालंपिक्स गेम्स में गोल्ड जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी थी। और उसके बाद कई एग्जाम में इनके ऊपर प्रश्न बने थे। अच्छा, आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक होमवर्क प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं कि ओलंपिक्स में पदक जीतने वाली पहली महिला का नाम आपको बताना है और उनका संबंध किस खेल से है ये भी बताओ। वैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं, ये हमारी जो रिवीजन वाली क्लास आती थी वहां मैंने आपको खूब बताया इनके बारे में। अभी आप बताओ। बाकी अभी पैरा एशियन गेम्स पे वापस आते हैं। तो एक तो अवनी लखेरा ने गोल्ड जीता, इनके अलावा अभी अंकुर धामा, इन्होंने मेंस 5000 मीटर रेस में गोल्ड जीता। और प्रवीण कुमार ने मेंस हाई जंप में गोल्ड जीता है। अच्छा, आप ये भी ध्यान रख लो कि इस बार जो ये एशियन पैरा गेम्स हैं इसमें 2 नए खेलों को शामिल किया गया। कौन कौन से? पैरा ताइक्वांडो और पैरा कैनोइंग। और ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो पैरा ताइक्वांडो है इसमें एक भारतीय है जिन्होंने पदक जीता है, उनका नाम है अरुणा तंवर। इन्होंने ब्रोंज जीता है। अब इन्होंने ब्रोंज जीता है, फिर भी मैं आपको इनका नाम बता रहा हूँ क्योंकि पहली बार इन खेलों को शामिल किया ना, और इसमें किसी भारतीय ने पदक जीत लिया। मायने नहीं रखता कि गोल्ड जीता या सिल्वर या ब्रोंज जीता, लेकिन पदक जीता है तो आपसे ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। चलिए फिर बताइए, हाल ही में चर्चा में रहे
कार्तिकेयन मुरली का संबंध किस खेल से है? तो आंसर होगा शतरंज। तो भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं कार्तिकेयन मुरली, और अभी इन्होंने कतर मास्टर क्लासिकल चेस टूर्नामेंट में दुनिया के नंबर 1 चेस प्लेयर मैग्नस कार्लसन को हरा दिया। मैग्नस कार्लसन ये किस देश के हैं ये पूछेंगे तो ये नॉर्वे के प्लेयर हैं। और इस तरह से आप कह सकते हो कार्तिकेयन मुरली ये मैग्नस कार्लसन को हराने वाले तीसरे भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में मरियप्पन थंगावेलु ने एशियाई पैरा खेलों में कौन सा पदक जीता है? तो आंसर होगा रजत पदक, सिल्वर मेडल। तो मरियप्पन थंगावेलु, पहले बात करें इनका संबंध किस खेल से है? ऊंची कूद से। और अभी इन्होंने एशियन पैरा गेम्स में 1.86 मीटर की छलांग लगाकर सिल्वर मेडल जीत लिया है। और इस तरह से इन खेलों में ये इनका दूसरा पदक है, क्योंकि इससे पहले 2016 में जो रियो ओलंपिक्स हुए थे ना, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। इन्हें आपको बता दूं 2017 में पद्मश्री मिल चुका है, 2017 में ही अर्जुन अवार्ड इनको मिला था, और अभी 2020 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी इनको मिला था। अच्छा, इनके अलावा कुछ और नाम मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने इसमें अभी गोल्ड जीता है, जैसे कि प्रणव सूरमा, इनका संबंध क्लब थ्रो से है, इन्होंने गोल्ड जीता। शैलेश कुमार ऊंची कूद में गोल्ड जीता, और निषाद कुमार ने ऊंची कूद में गोल्ड जीता है। अब आपको ये तो पता ही है जो पैरा एशियन गेम्स कहाँ पे हो रहे हैं, जहाँ पे एशियन गेम्स हुए थे वहीं पे होंगे, यानी कि चाइना के हांगझाओ में। लेकिन कौन सा संस्करण है ये पैरा गेम्स का? चौथा संस्करण है। और ये भी याद रखना, इसमें उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? फ्लैग बियरर। वैसे ये मैं प्रश्न आपको बता चुका हूँ। तो 2 खिलाड़ी हैं, पारुल परमार जो कि पैरा शटलर है, यानी कि शटलर मतलब बैडमिंटन प्लेयर, और एक अमित सरोह है, पैरा क्लब थ्रोवर है। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में विश्व कप मैच के दौरान वनडे में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए? तो आंसर होगा शुभमन गिल। तो भारतीय सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल अभी वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे मैच में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। और इस तरह से उन्होंने साउथ अफ्रीका के हाशिम अमला का रिकॉर्ड तोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने तो 40 पारियों में 2000 रन बनाए थे, लेकिन शुभमन गिल ने मात्र 38 पारियों में ये 2000 रन बना दिए। अच्छा, इसी के साथ कुछ पॉइंट्स मैं आपको और बता दूं कि ये जो हाशिम अमला के जिसकी हमने बात की अभी, ये वनडे में सबसे तेज 3000 रन बनाने वाले अभी खिलाड़ी हैं। जबकि पाकिस्तान के जो कप्तान है बाबर आजम, वे वनडे फॉर्मेट में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। और वनडे में ही सबसे तेज 10,000 रन बनाने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम है। और अभी वर्ल्ड कप की बात करें तो होस्ट कर रहा है इसे भारत। कौन सा एडिशन है? 13वां एडिशन। इसका मैस्कॉट क्या है? क्रिप्टोवर्स है। इसमें 2 और शुभंकर जारी कर दिए अभी, एक ब्लेज है और एक टोंक है। ब्लेज एक महिला है और ये बॉलर है, रेड कलर की आप देख सकते हो। जो पुरुष शुभंकर है उनका नाम टोंक है, ये एक बैट्समैन है, ब्लू कलर के हैं। और अभी इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था शाहरुख खान को, और एक ग्लोबल एम्बेसडर बनाए गए थे कौन? सचिन तेंदुलकर। और साथ में ये याद रखना कि भारत वर्ल्ड कप 2 बार जीत चुका है, 1983 वाला और 2011 वाला। पिछला वाला 2019 वाला इंग्लैंड ने जीता था। और इस बार का एंथम सॉन्ग, यह भी प्रश्न एग्जाम में आया था, दिल जश्न बोले, जिसको गाया है प्रीतम ने। और अभी ये कुछ पॉइंट्स हमने करंट अफेयर्स में पढ़े थे, वो भी मैं आपको रिपीट करवा दूं कि अभी वनडे वर्ल्ड कप में सबसे तेज 1000 रन का आंकड़ा पार करने का रिकॉर्ड बनाया डेविड वार्नर ने। ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, भारत के खिलाफ बनाए थे इन्होंने। और आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए रोहित शर्मा। 7 शतक लगाए इन्होंने 19 पारियों में। और साथ में ये सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय भी बन गए, 63 गेंदों में लगाए इन्होंने शतक। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है आपका, कि आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप जो 2024 में होंगे, ये कहां पे होंगे? ये भी कुछ समय पहले हमने पढ़ा था, अभी मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बताओ कहां पे होंगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में 37वें नंबर के जो नेशनल गेम्स हुए, इसमें पहला गोल्ड किसने जीता? तो असम ने जीता। तो नेशनल गेम्स 2023 ये इसका 37वें नंबर का संस्करण है। कहाँ पे हुआ ये गोवा में हुआ। गोवा इसे होस्ट कर रहा है। और इसमें पहला गोल्ड जीता है असम की महिला बैडमिंटन टीम ने। और इन्होंने किसे हराया? महाराष्ट्र की टीम को हराया। और देखो यहाँ पे हमने महिला बैडमिंटन टीम की बात करी, तो असम की जो महिला बैडमिंटन टीम है उन्होंने गोल्ड जीता है, और वो इस खेल का पहला गोल्ड रहा। लेकिन अगर हम बात करते हैं किस राज्य की पुरुष बैडमिंटन टीम ने गोल्ड जीता होगा, तो वो कर्नाटक है। कर्नाटक की पुरुष बैडमिंटन टीम ने गोल्ड जीता है। तो याद रखना 2023 वाले ये नेशनल गेम्स हैं 37वें नंबर के, कहाँ पे? गोवा में। और इसका शुभंकर मैस्कॉट क्या है? मोगा है। पिछले साल 2022 वाले जो हुए थे,
नेशनल गेम्स वो गुजरात में हुए थे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में यूएस ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता? ये फार्मूला 1 रेस है और इसको अभी फिर से जीत लिया है मैक्स वर्स्टपन ने। मैक्स वर्स्टपन इस बार सबसे ज़्यादा रेसेस इन्होंने जीती है। लगभग अगर बात करें तो इस साल ये टोटल 17वीं रेस थी, जिसमें से 15 रेस ये जीत चुके हैं। ये रेडबुल के ड्राइवर है मैक्स वर्स्टपन और अभी इन्होंने यूएस ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब भी जीत लिया और आप कह सकते हो ये उनके करियर की 50वीं जीत है। अच्छा, यहाँ पे 2-3 पॉइंट मैं आपको और रिवाइज कराऊंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। अगर आपसे पूछे अभी इसी साल देश के पहले मोटो जीपी का आयोजन ये कहाँ पे हुआ था? ये उत्तर प्रदेश में हुआ था। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में जो बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट है वहाँ पे। और अगर पूछे इसका टाइटल स्पॉन्सर कौन बना था तो आंसर होगा इंडियन ऑयल। और अभी आपको पता है 2023 में भारत में ई प्रिक्स का पहला संस्करण हुआ था कहाँ पे? हैदराबाद में, पहली बार हुआ था भारत में। और अब हमने ये भी पढ़ लिया कि इसका जो दूसरा संस्करण भारत में होगा अगले साल 2024 में, वो भी कहाँ पे होगा? हैदराबाद में होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक और प्रश्न बनेगा आपका कि भारत और दक्षिण एशिया का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट ये कहाँ पे बनेगा? तो आंसर होगा आपका चेन्नई में। तो ये 3 इससे संबंधित प्रश्न हैं जो कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं भारत से, तो ये तो आपको याद होने ही चाहिए। चलिए फिर बताइए, हाल ही में देश का सबसे ऊंचा तिरंगा ये कहाँ पे लगाया गया? तो आंसर होगा अमृतसर में। तो हमारे जो केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी, इन्होंने देश के सबसे ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज का भी उद्घाटन किया। कहाँ पे? अमृतसर में, भारत पाक अटारी सीमा पर। अब ऊंचा है तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 418 फीट ये ऊंचा है। और आपको बता दूं, बेलगावी का जो भारतीय झंडा है उसकी ऊंचाई 361 फीट है और इस तरह से ये भारत का दूसरा सबसे ऊंचा झंडा हो गया। और झंडे से 2 प्रश्न याद रखना कि राष्ट्रीय ध्वज इसको किसने बनाया? पिंगली वेंकैया ने बनाया, आप सब जानते हो, जिसके बीच में जो चक्र है उसमें कितनी तीलियां होती है? 24 होती है। और भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप को कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को। चलिए फिर बताइए, 2024 में भारत में ई प्रिक्स के दूसरे संस्करण का आयोजन ये कहाँ पे होगा? तो आंसर होगा हैदराबाद में। तो फॉर्मूला ई रेस है ये। ई मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक गाड़ियां रेस में हिस्सा लेंगी। और आपको तो याद होगा इसका पहला संस्करण अभी फरवरी में ही हुआ था, वो भी हैदराबाद में हुआ था। और अब 2024 में जो भारत में इसका दूसरा संस्करण होगा वो भी हैदराबाद में होगा, फरवरी 2024 में होगा ये। और आपको याद होगा अभी भारत में पहली बार मोटो जीपी रेस का भी आयोजन हुआ था नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में। और याद रखना उसका टाइटल स्पॉन्सर बना था कौन? इंडियन ऑयल। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में आधिकारिक जिला स्तरीय पेड़, फूल, पक्षी घोषित करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बन गया? तो आंसर होगा कासरगोड। और ये कासरगोड जिला ये किस राज्य में है? तो केरल में है। और अभी ये भारत का पहला जिला बन गया है जिसने अभी अपना पेड़, अपना फूल, पक्षी और प्रजाति घोषित किया है। और उनके नाम क्या है वो भी मैं आपको बता दूं। तो इसने अपना जो पेड़ घोषित किया है वो है कांजीरम, पक्षी है व्हाइट बेलेड सी हॉक, फूल है पेरिया पोलाथली, और जो प्रजाति जो स्पीसीज इसने चुनी है वो सॉफ्ट सेल कछुआ है जिसका स्थानीय नाम है भीमनामा। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में अपतटीय पोत से विद्युत चुंबकीय रेल गन लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो आंसर होगा जापान। तो अभी जापान ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन को लॉन्च किया है, या यूं कहूं कि इसकी टेस्टिंग की है। और ये टेस्टिंग समुद्री जहाज से की गई है और आज तक किसी भी देश ने समुद्री मोर्चे पर ऐसा हथियार तैनात नहीं किया है, इसीलिए हमने कहा कि ऐसा करने वाला जापान पहला देश बन गया है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये रेल गन की बात करें तो ये एक फास्ट शूटिंग वेपन है और इसमें से जो गोली निकलेगी उसकी जो स्पीड होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, लगभग 7 मैक के बराबर होगी। और ये कितनी होती है? यूं मानो कि जो हमारी स्पीड ऑफ साउंड होती है, यानी कि ध्वनि की तुलना में 7 गुना होगी ये। 1 मैक मतलब होता है स्पीड ऑफ साउंड, तो उसकी 7 गुना है ये। मतलब इसमें से जो गोलियां निकलेगी ना वो ध्वनि की गति से 7 गुना स्पीड से निकलेगी। और इससे फायदा क्या होगा कि ये जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें अगर इसके ऊपर कोई दुश्मन देश दागता है तो ये उसको भी तबाह कर सकती है, क्योंकि हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें की क्या खास बात होती है कि उसकी स्पीड 5 मैक से भी ज़्यादा होती है। तो अगर आपको उनको रोकना है, उनको हिट करना है, तो आपकी बंदूक या आपकी जो भी मशीन है उसमें से जो गोलियां निकल रही है उनकी स्पीड 5 मैक से ज़्यादा होनी चाहिए। तो अभी ऐसा कारनामा कर दिया है जापान ने और इसे अपतटीय पोत से लॉन्च कर दिया है और ऐसा करने वाला ये पहला देश बन गया। ये आपको याद रखना है।
चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में पहले भारतीय सैन्य धरोहर उत्सव, इसका आयोजन ये कहाँ पे हुआ? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो पहला भारतीय सैन्य धरोहर उत्सव का आयोजन अभी कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में, ये याद रखना। इसकी शुरुआत किसने की? तो हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो हमारी जो मिलिट्री है उसका कल्चर जो होता है उसे प्रमोट करने के लिए इसका आयोजन किया गया। और आपको बता दूं, यहीं पे ही प्रोजेक्ट उद्भव भी लॉन्च किया गया है। वैसे इसके बारे में आपको पहले बता चुका हूं, जिसका उद्देश्य क्या है? आधुनिक सैन्य क्षमता को बढ़ाना। मैंने आपको बताया था कि प्राचीन ग्रंथों से हम सीखेंगे सैन्य कला के बारे में, युद्ध रणनीतियों के बारे में। तो ये वही है प्रोजेक्ट उद्भव, जिसको अभी यहाँ पे लॉन्च किया गया। तो ये आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में मिलिट्री हॉस्पिटल सर्विसेज की डायरेक्टर जनरल बनने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं? तो आंसर होगा साधना सक्सेना नायर। तो भारतीय वायुसेना अधिकारी है ये साधना नायर, और अभी मिलिट्री हॉस्पिटल सर्विस की डायरेक्टर जनरल बनने वाली ये पहली महिला बन गई हैं। और इनके बारे में मैं आपको बता दूं, साधना नायर ये एयर मार्शल रैंक प्राप्त करने वाली दूसरी महिला हैं। अब आप पूछोगे पहली महिला कौन थे फिर? तो उनका नाम था पद्मा बंदोपाध्याय। अब आप फिर बताइए, अभी हाल ही में देश का पहला नैनो तरल डीएपी संयंत्र का उद्घाटन ये कहां पे किया गया? तो आंसर होगा गांधीनगर में। तो हमारे जो गृह मंत्री हैं, होम मिनिस्टर है अमित शाह, अभी उन्होंने देश के पहले नैनो तरल डीएपी प्लांट का उद्घाटन किया है। डीएपी मतलब हो गया डाई अमोनियम फॉस्फेट। और ये उद्घाटन किया कहां पे? गुजरात के गांधीनगर के कल्लोल में। और इस प्लांट को किसने बनाया? इसे इफ्को ने बनाया है। तो याद रखना, ये एक नैनो डीएपी लिक्विड प्लांट है। मतलब आप कह सकते हो नैनो डीएपी का लिक्विड वर्जन है जो एनवायरमेंट फ्रेंडली है। तो पहला वाला तो कहां पे बन चुका है? गुजरात में, गुजरात के गांधीनगर के कल्लोल में। अब एक और प्रश्न बन जाएगा कि अब दूसरा वाला ये कहां पे स्थापित होगा? तो याद रखना, ये प्रयागराज में स्थापित होगा। अब पहले अगर बात करें इफ्को की, क्योंकि इसे इफ्को ने बनाया, तो इफ्को की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन फार्मर्स एंड फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। और स्थापना होती है 1967 में। और चेयरमैन कौन है? दिलीप संघानी है। और यूरिया से याद आएगा आपको यूरिया गोल्ड, जिसे मोदी जी ने अभी राजस्थान के सीकर में लॉन्च किया था। और ये किसके लिए हेल्पफुल है? मृदा में, मिट्टी में सल्फर की कमी को दूर करने के लिए। आपको याद है दुनिया का पहला प्रयोगशाला में बना कार्बनिक कंपाउंड कौन सा है? तो वो यूरिया ही है। यूरिया का केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं? NH2CONH2। और इसे बनाया किसने था? तो आंसर होगा फ्रेडरिक वॉहलर ने 1828 में बनाया था। ये एक जर्मन वैज्ञानिक थे। और ये मैंने जो आपसे पूछा यूरिया गोल्ड, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये भी प्रश्न बन सकता है कि इसको बनाया किसने था? तो इसे RCF राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड कंपनी ने बनाया था। और आपको याद होगा अभी ये हमारी 12वें नंबर की महारत्न कंपनी बनी। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने किस राज्य के धोर्डो गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार दिया? तो आंसर होगा गुजरात। तो अभी समरकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन महासभा के दौरान वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के विश्व के 54 सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की लिस्ट जारी की है। और इस लिस्ट में गुजरात के कच्छ जिले के इस धोर्डो गांव को भारत में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव यानी कि बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड मिला है। ये जो धोर्डो गांव है ना, ये वार्षिक रण उत्सव की मेजबानी के लिए प्रसिद्ध है। मतलब यहाँ पे होता है ये रण उत्सव का आयोजन इस धोर्डो गांव में। देखो, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, स्थापना होती है 1975 में, हेडक्वार्टर है मैड्रिड स्पेन में। अब गांव से संबंधित ये हमारा प्रश्न। फिर बताइए, अभी हाल ही में आपदा प्रबंधन में गोल्डन पिकॉक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा REC लिमिटेड। इसका मतलब होता है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और आपको तो याद ही होगा, ये अभी न्यूज में भी था, ये अभी हमारी 12वें नंबर की महारत्न कंपनी बनी थी। अब याद आया। और अभी इसी को आपदा प्रबंधन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट में इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा गोल्डन पिकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया। और वैसे मैं आपको साथ में याद दिला दूं, अभी इसी साल हमने पढ़ा था अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को पर्यावरण प्रबंधन यानी कि एनवायरमेंट मैनेजमेंट के लिए गोल्डन पिकॉक अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया था। गोल्डन पिकॉक अवार्ड की बात करें तो इन अवार्ड्स को कॉरपोरेट गवर्नेंस एंड सस्टेनेबिलिटी के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। शुरुआत इसकी 1991 में हुई। कौन देता है? इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स इंडिया के द्वारा।
और अभी ये अवार्ड मिला REC को, तो हमने कहा इसकी फुल फॉर्म होती है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये पूरे भारत में बिजली क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। इसकी स्थापना होती है 1969 में। नई दिल्ली में मुख्यालय है और CMD है विवेक कुमार देवगन। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने किसे दुर्गा भारत सम्मान से सम्मानित किया? तो आंसर होगा विश्व भारती यूनिवर्सिटी, पंडित अजय चक्रवर्ती, इसरो और गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग। तो अभी पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल हैं, राज्यपाल का नाम क्या है? CV आनंद बोस। अभी इन्होंने ही 4 दुर्गा भारत सम्मान पुरस्कार प्रदान किए और ये इसका पहला संस्करण है, यानी कि पहली बार दिए जा रहे हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। 4 विजेता कौन कौन है? एक तो विश्व भारती यूनिवर्सिटी हो गया, ये एक प्रसिद्ध केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इसरो आप जानते ही हो, इसे चंद्रयान 3 मिशन के लिए दिया जा रहा है। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स को दिया गया और पंडित अजय चक्रवर्ती को दिया गया, जो कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक और संगीतकार हैं। तो इन चारों में आप देखोगे तो व्यक्ति एक ही जने हैं, बाकी एक यूनिवर्सिटी है, 2 ऑर्गेनाइजेशन हो गई, एक शिप बनाती है और एक हमारी स्पेस एजेंसी हो गई। तो व्यक्ति एक ही है, तो इनका नाम याद रखना। इसमें पुरस्कार के रूप में इनको 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया गया, सम्मान दिया गया। अच्छा, दुर्गा पूजा से मुझे एक प्रश्न याद आ रहा है कि पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा को याद रखना यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया था और ये सबसे नवीनतम है। अमूर्त मतलब इंटेंजिबल साइट, जिसे हम छू नहीं सकते, जिसे बस महसूस कर सकते हैं। जैसे कि दुर्गा पूजा हो गई। पूजा क्या है? पूजा हम देख सकते हैं, पूजा कोई एक वस्तु तो नहीं है। मेला हो गया, त्योहार हो गया, तो इस तरह की चीजें अब इसके अंदर आती है और ये 14वें नंबर की बनी थी इस साइट में, इस सूची में शामिल होने वाली। और अभी पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। कौन सी वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी? ये तो 41 नंबर की बनी। अब आप लोग मुझे बताओ कि भारत का 42 नंबर का वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सा बना और किस राज्य में है वो? चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में किसे अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा DY चंद्रचूड़ को। और ये कौन है? ये हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, 50वें नंबर के हैं। इनका पूरा नाम क्या है? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, DY चंद्रचूड़, जिन्हें आप जानते हो। और इन्हीं को अभी अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया। इन्हें ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया? तो हार्वर्ड लॉ स्कूल के द्वारा। ये यहाँ के पूर्व छात्र हैं। और इन्हें क्यों मिला ये अवार्ड? तो कानून और न्याय के क्षेत्र में काम करने के लिए उनको ये पुरस्कार दिया गया। और ये नाम बड़े इंपॉर्टेंट है, जीना महसा अमीनी, ये ईरानी महिला है और अभी यूरोपीय संघ का सखारोव पुरस्कार 2023 इन्होंने जीता। वैसे तो इनका निधन हो चुका है। बाकी ये भी ईरानी महिला है। नरगिस मोहम्मदी, शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 इनको मिला था। और स्वाति नायक की बात करें तो नॉर्मन ई बोरलॉग फील्ड पुरस्कार 2023 के लिए इनको चुना गया। और नॉर्मन ई बोरलॉग आप जानते हो, विश्व में हरित क्रांति का जनक इनको कहा जाता है। जबकि भारत में हरित क्रांति का जनक किन्हें कहा जाता है, आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। हालांकि इनका अभी निधन भी हो गया। हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किसे अमेरिका के सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा अशोक गॉडगिल और सुब्रा सुरेश को। तो ये 2 भारतीय अमेरिकी हैं जिनको अभी अमेरिका का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उन्होंने इन्हें सम्मानित किया। पुरस्कार के नाम की बात करेंगे तो अशोक गॉडगिल को तो व्हाइट हाउस नेशनल मेडल से सम्मानित किया गया, जबकि सुब्रा सुरेश को राष्ट्र विज्ञान पदक मिला है। तो इन दोनों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 21 अक्टूबर को। तो हर साल 21 अक्टूबर को नेशनल पुलिस कमेमोरेशन डे के रूप में मनाया जाता है। ये दिन उन बहादुर पुलिस कर्मियों को याद करने और सम्मान देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। और वैसे 21 अक्टूबर को ही क्यों? क्योंकि 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख के हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में चीनी सैनिकों ने 20 भारतीय सैनिकों पर धोखे से हमला कर दिया था, जिसमें 10 भारतीय पुलिस कर्मियों की जान चली गई थी। इसीलिए 21 अक्टूबर। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 22 अक्टूबर को। तो हर साल 22 अक्टूबर को इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे के रूप में मनाया जाता है। मतलब लोगों को हकलाहट के प्रति जागरूक करने के लिए यह दिन हर साल मनाया जाता है। थीम क्या है? वन साइज डज नॉट फिट ऑल। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 24 अक्टूबर को। हर साल 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे के रूप में मनाया जाता है। और 24 अक्टूबर को ही क्यों? क्योंकि यूनाइटेड नेशन की स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को।
और थीम क्या है? द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन। वैसे यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर मिलेगा न्यूयॉर्क में। सदस्य देश 193 हैं, तो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुतेरेस जो कि पुर्तगाल से हैं। वैसे 24 अक्टूबर को नेशनल फूड डे भी मनाया जाता है और 24 अक्टूबर को विश्व विकास सूचना दिवस, वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे भी मनाया जाता है। फिर बताइए, अभी कोटक महिंद्रा बैंक के नए सीईओ कौन बने? तो आंसर होगा अशोक वासवानी। तो अभी कोटक महिंद्रा बैंक इसके नए एमडी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा अशोक वासवानी को। ये किनका स्थान लेंगे? उदय कोटक का स्थान लेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया आपका। और कोटक महिंद्रा बैंक का हेडक्वार्टर मिलेगा कहाँ पे? मुंबई में। स्थापना होती है 1985 में। अभी जानते हो साउथ इंडियन बैंक के चेयरमैन बने थे कौन? विजय कुरियन। बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी सीईओ बने देवदत्त चंद। और आईसीआईसीआई बैंक के एमडी सीईओ बने संदीप बख्शी। ये भी नाम न्यूज में थे, इनको भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में आईआरसीटीसी के सीएमडी किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा संजय कुमार जैन को। तो याद रखना, संजय कुमार जैन, इनको आईआरसीटीसी के सीएमडी के रूप में भी नियुक्त किया गया है। आईआरसीटीसी मतलब इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, जिसकी स्थापना होती है 1999 में और मुख्यालय नई दिल्ली में है। बाकी अभी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नए चीफ बने अभी 28वें नंबर के, नाम है रघु श्रीनिवासन। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया बोर्ड के अध्यक्ष बने के एन शांता कुमार। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम हो गया, रेलवे बोर्ड की अभी चेयरमैन और सीईओ बनी थी जया वर्मा सिन्हा, इस पद पर आने वाली पहली महिला। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में लेज ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा महेंद्र सिंह धोनी को। तो जो लेज चिप्स आते हैं ना, उसी ने अभी महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ये जो लेज चिप्स आते हैं, इसकी पेरेंट कंपनी कौन सी है? पेप्सिको है। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में एडिटेक स्टार्टअप हेनरी हॉर्विन एजुकेशन ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा चेतन भगत। तो एडिटेक स्टार्टअप है हेनरी हॉर्विन एजुकेशन और इसने भारत के युवाओं को प्रेरित करने और सशक्त बनाने के उद्देश्य से लेखक और वक्ता चेतन भगत को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। यह हेनरी हॉर्विन एजुकेशन के संस्थापक और सीईओ है कुणाल गुप्ता। अच्छा, मैंने एक प्रश्न आपसे पूछा था कि चुनाव आयोग ने अभी किसे अपना नेशनल आइकॉन बनाया? अभी नया बनाया है राजकुमार राव को, और इससे पहले सचिन तेंदुलकर को भी बनाया था। तो ये भी ध्यान रखना आप। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस एशियाई देश को लिम्फेटिक फाइलेरियासिस मुक्त घोषित कर दिया गया? तो आंसर होगा लाओस। तो दक्षिण पूर्व एशियाई देश है ये लाओस, और अभी इसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लिम्फेटिक फाइलेरियासिस मुक्त घोषित कर दिया। आपको बता दूं, इसी साल बांग्लादेश को भी इस बीमारी से मुक्त घोषित किया गया था। तो प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि इस लिम्फेटिक फाइलेरियासिस से मुक्त होने वाला इस साल दूसरा देश कौन सा बना? तो दूसरा लाओस बना, बांग्लादेश पहला बना था इस साल। वैसे अभी तक मैं आपको बता दूं कि टोटल 19 देश हैं जो इस बीमारी से मुक्त हो चुके हैं। क्या भारत भी मुक्त हो चुका है? तो आंसर होगा नहीं। तो भारत ने इसका लक्ष्य भी रखा है, तो वो मैं आपको बताऊंगा कब का। पहले इस बीमारी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो लिम्फेटिक फाइलेरियासिस है, इसे एलिफेंटियासिस के नाम से भी जाना जाता है, या और शुद्ध हिंदी में बोलेंगे तो हाथी पांव रोग के नाम से आप इसे जानते हो। इसमें जो पांव होता है इंसान का, वो सूज करके हाथी के पांव के समान भारी हो जाता है। साइंस में आपने इसे जरूर पढ़ा होगा। और ये किससे होता है? तो फाइलेरिया परजीवी मच्छरों के काटने से ये मनुष्य में फैलता है। भारत का लक्ष्य क्या है इसे खत्म करने का? 2027 का है। अब आप लोग मुझे बताओ कि भारत का मलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य कब का है, भारत का टीबी को खत्म करने का लक्ष्य कब का है, और भारत का सिकल सेल एनीमिया से मुक्त होने का लक्ष्य कब का है। वैसे लाओस की पहले बात करते हैं। लाओस, इसकी कैपिटल वियंताइन है, करेंसी होती है लाओ किप। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में किसने भारत में डीजी कवच प्रोग्राम लॉन्च किया? तो आंसर होगा गूगल ने। तो अभी गूगल ने भारत में ये डीजी कवच प्रोग्राम को लॉन्च किया है। उद्देश्य क्या है इसका? भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी को रोकना। देखो, गूगल की स्थापना होती है 4 सितंबर 1998 में। हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएस में है। फाउंडर इसके कौन थे? लेरी पेज और सर्जे ब्रिन। इसकी जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम है अल्फाबेट, और गूगल और अल्फाबेट दोनों के सीईओ सुंदर पिचाई ही है। अच्छा, यूं बताओ, अभी गूगल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक चैटबॉट लॉन्च किया था, उसका नाम क्या है? उसका नाम है बार्ड। ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी फरवरी 2024 में भारत टैक्स 2024 का आयोजन ये कहाँ पे किया जाएगा? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं भारत टैक्स 2024 की। टैक्स का मतलब हो गया यहाँ पे टेक्सटाइल से।
और हमारे जो टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं, हमारे जो कपड़ा मंत्री हैं, वो कौन है? पीयूष गोयल हैं। और अभी उन्होंने ही कहा है कि 2024 में दुनिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल शो होगा ये, जिसका नाम है भारत टेक्स 2024। ये 26 से लेकर 29 फरवरी तक होगा। फिर बताइए, हाल ही में इसरो ने मिशन गगनयान के किस क्रू एस्केप मॉडल का सफल परीक्षण किया? तो आंसर होगा TVD-1। आप जानते हो भारत का पहला मानव युक्त मिशन कौन सा है? गगनयान मिशन है। और अभी इसके टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन यानी कि TVD-1 का सफल परीक्षण किया गया। इसकी फुल फॉर्म जरूर याद रखना। TVD-1 की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई, टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन इसका नाम है। क्योंकि हो सकता है ये प्रश्न आपने कहीं और जगह पढ़ लिया हो पहले ही, लेकिन ये फुल फॉर्म आपने नहीं पढ़ी होगी, तो इसको जरूर ध्यान रखना। क्योंकि एग्जाम में TVD-1 नाम नहीं दिया उसने बोल दिया टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन, और आपने ये फुल फॉर्म नहीं पढ़ी, तो आप कहोगे ये कहां से आ गया। तो अब आप जानना चाहोगे कि ये है क्या। तो ये मिशन क्रू एस्केप मिशन है, यानी कि चालक बचाओ प्रणाली मिशन है ये। मतलब आप जानते हो इस मिशन में हम क्या करेंगे? इंसानों को अंतरिक्ष में लेकर के जाएंगे। कब लेकर के जाएंगे? 2025 में। अब उन इंसानों को वापस धरती पे भी तो लाना है कि अंतरिक्ष में ले जाकर के छोड़ देंगे। तो उन्हें वापस धरती पर सही सलामत लाने के लिए हमने ये टेस्टिंग किया है, जिसका नाम दिया TVD-1। अब यहाँ फिर बताइए, अभी हाल ही में किस बैंक ने गो सेविंग अकाउंट को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा RBL बैंक। तो अभी RBL बैंक ने गो सेविंग अकाउंट को लॉन्च किया है। ये एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड अकाउंट है, मतलब इसके लिए सालाना आपको कुछ चार्ज देना होगा बैंक को, और उसके बाद आपको इसमें कुछ फैसिलिटीज दी जाएगी बैंक के द्वारा। जैसे कि ये एक जीरो बैलेंस अकाउंट है। जीरो बैलेंस तो मतलब समझते हो ना, मिनिमम कोई लिमिट नहीं होती कि भैया इतना पैसा तो आपको रखना ही पड़ेगा वरना आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। आप 1 रुपया रखो, 0 रुपया रखो, तो ये एक जीरो बैलेंस अकाउंट है। और इसमें सालाना आपको 7.5% का इंटरेस्ट मिलेगा। इसके अलावा भी और कई तरह के फायदे ये देंगे। तो इसका नाम है गो सेविंग अकाउंट, जिसको लॉन्च किया RBL बैंक ने। RBL बैंक ये एक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है। स्थापना होती 1943 में, हेडक्वार्टर मुंबई में है, और MD CEO R सुब्रमण्यम कुमार है। बाकी आप जानते हो अभी भारत का पहला नंबरलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था एक्सिस बैंक ने। इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी लॉन्च करने वाला पहला बैंक है ये HDFC बैंक। और यस बैंक ने अभी आइरिस नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था, तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में बिशन सिंह बेदी का निधन हो गया। वे क्या थे? वे क्रिकेटर थे। तो भारत के पूर्व दिग्गज स्पिनर थे वो बिशन सिंह बेदी, जिनका अभी 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने कुल 22 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारतीय टीम की कप्तानी की, और उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर की शुरुआत वेस्ट इंडीज के खिलाफ की थी, और अपना अंतिम अंतर्राष्ट्रीय मैच इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने खेला था 1979 में। और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया, तो इनका नाम याद रखना आप। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी अरब सागर में आए चक्रवात का नाम तेज ये किसने रखा? तो आंसर होगा भारत ने। एक्चुअली में अभी 2 चक्रवात एक साथ बने हैं। एक बना है अरब सागर में और एक बंगाल की खाड़ी में बना है। तो अरब सागर में जो है उसका नाम तेज रखा है, नाम किसने दिया? भारत ने। और बंगाल की खाड़ी में जो बना है उसका नाम हामून रखा है। हामून इसका नाम ईरान ने रखा है। चलिए फिर बताइए, IQ एयर के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर ये कौन सा है? तो आंसर होगा बीजिंग। तो वायु गुणवत्ता मापने वाली कंपनी है IQ एयर, जिसके अनुसार दुनिया में सबसे प्रदूषित शहर बताया गया चाइना का बीजिंग। और दूसरा सबसे प्रदूषित है मुंबई। तीसरे स्थान पे पाकिस्तान का कराची है। आप सोचोगे दिल्ली कौन से स्थान पर है? दिल्ली 6वें स्थान पर है इस लिस्ट में, दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट में। फिर बताइए, ये बुक है इंडिया ऑन देयर माइंड्स 8 वुमेन्स 8 आइडियाज ऑफ इंडिया नाम की बुक को अभी किसने लिखा? तो आंसर होगा रितु मेनन ने। लेखिका है रितु मेनन, और इन्होंने अभी अपनी ये नई बुक लिखी है जिसका नाम है इंडिया ऑन देयर माइंड्स 8 वुमेन्स 8 आइडिया ऑफ इंडिया। चलिए फिर बताइए, अभी किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने जूनिपर वृक्ष को राज्य वृक्ष घोषित किया है? तो आंसर होगा लद्दाख ने। तो अभी लद्दाख ने जूनिपर वृक्ष को अपना राज्य वृक्ष घोषित किया है। ये औषधीय गुणों वाला एक पेड़ है जिसका उपयोग मुख्य रूप से मसालों या जड़ी बूटी के रूप में किया जाता है, और इसका बॉटनिकल नेम है जूनिपेरस कम्युनिस। आपको याद होगा इससे पहले लद्दाख ने अपना स्टेट एनिमल राजकीय पशु घोषित किया था हिम तेंदुए को, स्नो लेपर्ड को, और राजकीय पक्षी बनाया था काले गर्दन वाली क्रेन को। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस देश ने भारत को मुफ्त पर्यटक वीजा प्रदान किया? तो आंसर होगा श्रीलंका ने। तो भारत के लोग अब बिना वीजा के पड़ोसी देश श्रीलंका की यात्रा कर सकेंगे, क्योंकि अभी श्रीलंका ने
भारत समेत 7 देशों के यात्रियों को बिना वीजा देश की यात्रा करने की मंजूरी दे दी है। ऐसा क्यों किया उन्होंने? अरे भाई, वो देश कर्ज में डूबा हुआ है, तो फ्री के चक्कर में ही सही ज्यादा टूरिस्ट वहां पे आएंगे तो उससे वहां का जो पर्यटन क्षेत्र है, टूरिज्म सेक्टर है, वो मजबूत होगा। तो कहीं से तो पैसा आएगा। अगर मान लो एंट्री फीस हमने माफ कर दी तो वहां पे जो टूरिस्ट लोग जाएंगे वो पैसा खर्च करेंगे घूमने फिरने में, वहां की जो भी सुख सुविधाएं हैं वो लेने में। तो पैसा तो श्रीलंका में ही आएगा ना। अब मैंने आपसे कहा 7 देशों के लिए वीजा फ्री कर दिया है। 7 देश कौन कौन से? एक तो भारत हो गया, चाइना, रशिया, मलेशिया, जापान, इंडोनेशिया और थाईलैंड।